निक सुबह सुबह अपने बार में पहुंचा। ये बार उसकी वाइफ एमी ने उसे खोल कर दिया था, जिसे वो अपनी बहन मार्गो के साथ चलाता था। बातों बातों में पता चला कि आज निक और एमी की शादी की 5वीं सालगिरह थी। उनके चेहरे पर खुशी होने के बजाय निक के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो इस रिश्ते से पूरी तरह से ऊब चुका है। कुछ देर बाद जब वो बाहर से घर लौटा तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजा खुला था और घर के अंदर सन्नाटा पसरा था। निक ने एमी को आवाज दी, हर कमरे में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नजर लिविंग रूम पर पड़ी। वहां रखी कांच की सेंटर टेबल चकनाचूर हो चुकी थी और वहां का सामान बिखरा हुआ था। एमी का वहां ना होना और वहां की टूट फूट से पता चल रहा था एमी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। निक के पसीने छूट गए और उसने बिना एक पल गवाए पुलिस को कॉल लगा दिया। पुलिस को खबर मिलते ही डिटेक्टिव रोंडा अपने पार्टनर गिल के साथ निक के घर पहुंच गई। वे घर की बारीकी से तहकीकात करने लगी। इसी दौरान किचन की चिमनी के पास उन्हें खून के कुछ धब्बे दिखे। तहकीकात के बाद रोंडा ने निक को हिदायत दी कि वो कुछ दिनों के लिए घर छोड़ दे ताकि फॉरेंसिक टीम वहां मौजूद सबूत इकट्ठे कर सके। साथ ही उसने निक से कहा, हम एमी का फोन और क्रेडिट कार्ड ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अब तुमसे भी पूछताछ की जाएगी। अगर तुम चाहो तो खुद से कोई जवाब न देकर कोई वकील कर सकते हो। निक ने वकील की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास छिपाने को कुछ नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि एमी पेशे से एक राइटर थी और निक खुद बार चलाने के अलावा MVCC कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाता था। रोंडा ने उससे एमी की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ उसकी किस किस से दोस्ती थी, वो पूरे दिन क्या करती थी और उसका ब्लड ग्रुप क्या था? इन मामूली सवालों के जवाब निक नहीं दे पाया। 5 साल के बाद भी उसे अपनी पत्नी के बारे में ये बुनियादी बातें तक नहीं पता थीं। ये सुनकर रोंडा के चेहरे पर शक की लकीरें गहरी होने लगीं। उसने तंज कसते हुए पूछा, तुम्हें उसका ब्लड ग्रुप तक नहीं मालूम? आखिर किस तरह के पति हो तुम? निक की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे पाया। ये बात रोंडा को बहुत खटक रही थी। उसने निक को जाने तो दिया, लेकिन हिदायत दी कि कल उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना करना होगा। रोंडा का शक अब गहरा हो चुका था। उसे यकीन होने लगा था कि निक मासूम नहीं है और जरूर कोई राज छुपा रहा है। पुलिस ने घर को सील कर दिया, इसलिए निक को अपनी बहन मार्गो के घर रहने जाना पड़ा। उधर निक के घर पर फॉरेंसिक टीम बाल की खाल निकालने में जुटी थी। रोंडा जब वहां पहुंची तो घर में घुसने से पहले ही पड़ोस में रहने वाली एक प्रेग्नेंट औरत नोएल ने उसे रोक लिया। नोएल के चेहरे पर घबराहट और उत्साह दोनों था। उसने रोंडा से कहा, हेलो मैडम, मेरा नाम नोएल है और मुझे आपसे एमी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। रोंडा का ध्यान फिलहाल सबूतों पर था, इसलिए उसने नोएल की बातों को अनसुना करते हुए बाद में मिलने को कहा और अंदर चली गई। घर के अंदर फॉरेंसिक हेड ने उसे एक बेहद अजीब बात बताई। उसने कहा, किचन की दीवार पर मिले खून के धब्बे एक आम एक्सीडेंट के नहीं हो सकते। अगर सब्जी काटते वक्त या काम करते वक्त खून बहता तो वो उतनी ऊंचाई पर नहीं होता। यहां जरूर कुछ छिपाया जा रहा है। सच्चाई जानने के लिए उसने तुरंत लुमिनॉल स्वीप का ऑर्डर दे दिया, जिससे साफ किए गए खून के निशान भी चमक उठते हैं। शक की सुई तब और गहरी हुई जब रोंडा के पार्टनर गिल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मामला सिर्फ खून का नहीं, पैसे का भी है। इस घर के रेंट से लेकर कार, क्रेडिट कार्ड और यहां तक कि निक का बार भी, सब कुछ एमी के नाम पर है। सारे बिल एमी ही भरती थी। घर की तलाशी लेते वक्त रोंडा को एमी के ड्रेसिंग रूम से एक लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था क्लू 1। निक ने बताया कि ये कोई सबूत नहीं, बल्कि एमी का हर साल खेला जाने वाला ट्रेजर हंट गेम था। वो हर एनिवर्सरी पर ऐसे ही क्लू छोड़ती थी, जिनके जरिए निक अपने गिफ्ट तक पहुंचता था। अगले दिन पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें निक और एमी के माता पिता को आना था। एमी के पेरेंट्स ने रोते हुए जनता से मदद की अपील की, लेकिन इसी बीच निक से अनजाने में गलती हो गई। जब वो एमी के मिसिंग पोस्टर्स के साथ खड़ा था तो एक रिपोर्टर के कहने पर उसने थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कैमरे में कैद हुई उसकी ये हल्की सी मुस्कान दुनिया की नजरों में उसे एक बेपरवाह पति साबित करने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोंडा ने निक और एमी के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया। रोंडा ने उनसे सीधा सवाल किया,
मुझे उन लोगों के नाम चाहिए जो एमी से नफरत करते थे या उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इस पर एमी की मॉम ने एमी के 2 पुराने आशिकों का जिक्र किया। पहला था डेजी कॉलिंग्स, एक ऐसा जुनूनी बॉयफ्रेंड जिसने एमी से ब्रेकअप के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी और इत्तेफाक से वो पास के शहर सेंट लुई में रह रहा था। दूसरा टॉमी ओहारा, जिस पर एमी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप था, लेकिन रोंडा को इन नामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं हुई क्योंकि ये किस्से बहुत पुराने थे। उसे तलाश थी किसी ऐसे दुश्मन की जिसका हाल फिलहाल में एमी से झगड़ा हुआ हो, लेकिन अफसोस ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया। पूछताछ के बाद जब एमी के मॉम और डैड के साथ निक निकल रहा था तो रोंडा ने निक को रोक लिया और उसे वो कागज का टुकड़ा दिखाया जो उसे उसके घर से मिला था, यानी क्लू 1। उस पर एक पहेली लिखी थी, Although this spot couldn't be tighter, it's cozy room for my favorite writer। यानी भले ही ये जगह बहुत छोटी है पर मेरे पसंदीदा राइटर के लिए ये एक आरामदायक कमरा है। निक तुरंत समझ गया कि इशारा उसके कॉलेज के उस छोटे से केबिन की तरफ है जहां वो पढ़ाता है। वो रोंडा को लेकर सीधा अपने ऑफिस पहुंचा। वहां उसे अपना दूसरा क्लू तो मिल गया, लेकिन साथ ही रोंडा के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने निक की मुसीबतें बढ़ा दी। एक लेडीज इनरवेयर। निक ने उस इनरवेयर को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। रोंडा को शक हुआ कि निक का बाहर जरूर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। दूसरे क्लू में एक ब्राउन हाउस का जिक्र था जहां निक को पहुंचना था। रोंडा ने पूछा, ये ब्राउन हाउस का क्या मतलब है और ये जगह कहाँ है? लेकिन निक ने चालाकी से उसकी बात को टाल दिया। असल में वो ब्राउन हाउस उसके पिता का घर था। ऑफिस में मिली उस लेडीज इनरवेयर की वजह से निक बुरी तरह से घबरा गया था। उसे डर था कि अगर वो पुलिस को अपने डैड के घर ले गया तो कहीं कुछ ऐसा न मिल जाए जो उसे और फंसा दे। पुलिस स्टेशन से निकलते ही वो सीधा अपने डैड के घर पहुंचा। उसे वहां तीसरा क्लू भी मिला, लेकिन निक की धड़कनें तब रुक गई जब उसने देखा कि रोंडा अपने पार्टनर गिल के साथ उसका पीछा करते हुए वहां आ धमकी। उसे देखकर निक हक्का बक्का रह गया। रोंडा ने निक से सवाल किया, तो ये तुम्हारे डैड का घर है ना? पहेली में जिस ब्राउन हाउस का जिक्र था वो यही है ना? निक सकपका गया, लेकिन उसने तुरंत बहाना बना दिया। वो अक्सर अपने डैड के घर की देखभाल करने आता रहता है और ये वो ब्राउन हाउस नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। इतना कहकर वो वहां से निकल तो गया, लेकिन उसने रोंडा के दिमाग में शक के बीज बो दिए थे। बाद में जब निक ने अकेले में वो तीसरा क्लू पढ़ा तो उसका सर चकरा गया। एमी ने इस बार पहेली को इतना घुमा फिरा कर लिखा था कि निक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगला इशारा किस तरफ है। 5 साल पहले न्यूयॉर्क की एक पार्टी में निक और एमी की पहली मुलाकात हुई। निक की जिंदादिली और उसके रोमांटिक अंदाज ने एमी का दिल जीत लिया और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। एमी एक अमीर घराने की लड़की थी जिसके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि निक मिजोरी के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखता था। 2 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी बाजार में मंदी आई और दोनों की जॉब चली गई। एमी के पास एक ट्रस्ट फंड था, यानी उसके मॉम डैड ने उसके नाम से काफी पैसे जमा कर रखे थे। मुसीबत तब आई जब एमी के पेरेंट्स कर्ज में डूब गए और उन्होंने मदद मांगी। एमी ने बिना निक से सलाह लिए अपने ट्रस्ट फंड के करीब $8 लाख उन्हें दे दिए। भले ही वो पैसे एमी के मॉम डैड के ही थे, लेकिन निक को ये बात बहुत बुरी लगी कि शादीशुदा होने के बावजूद एमी ने इतने बड़े फैसले में उसे शामिल नहीं किया। बस यहीं से उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई और झगड़ों ने प्यार की जगह ले ली। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अब न एमी के पास ज्यादा पैसा बचा था और न ही नौकरी। ऊपर से निक की मां को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जिस वजह से मजबूरन निक को एमी के साथ अपने होम टाउन मसूरी लौटना पड़ा। निक का मन बहलाने के लिए एमी ने अपनी बची कुची सेविंग से उसे एक बार खोलकर दे दिया, लेकिन निक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका काम में मन नहीं लगता था और वो धीरे धीरे एमी से दूर होता जा रहा था। प्रेजेंट में निक उस वॉलेंटियर सेंटर में पहुंचा जहां उसके सास ससुर एमी को ढूंढने का कैंपेन चला रहे थे। निक ने भी वहां लोगों का हाथ बटाया, लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकला तो एक अजीब घटना घटी। एक औरत अचानक उसके पास आई और सेल्फी लेने की जिद करने लगी। इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, उसने जबरदस्ती फोटो खींच ली। जब निक ने वो तस्वीर डिलीट करने को कहा तो वो औरत भड़क उठी और उसने डिलीट करने से साफ मना कर दिया।
सुराग की तलाश में रोंडा ने शहर के उस पुराने और वीरान मॉल का रुख किया जहां उसका मकसद जेसन से मिलना था, जो पुलिस के लिए मुखबरी का काम करता था। रोंडा ने जब उसे एमी की फोटो दिखाई तो जेसन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि एमी वैलेंटाइंस डे के आसपास उससे गन खरीदने आई थी। ये सुनते ही रोंडा के होश उड़ गए। उसे आखिर हथियार खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल अब केस को और पेचीदा बना रहा था। उधर निक अपनी बहन मार्गो के घर सोफे पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेंशन की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, मैं बाहर हूं। मैसेज पढ़ते ही निक बाहर की तरफ लपका। वहां अंधेरे में करीब 20 साल की एक लड़की खड़ी थी, जिसने देखते ही निक को गले से लगा लिया और उसे किस करने लगी। यही वो राज था जिसे निक दुनिया से छिपा रहा था। उसकी अपनी स्टूडेंट एंडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। एंडी ने घबराते हुए पूछा, तुम्हें टीवी पर देखकर बहुत डर गई थी, आखिर एमी कहां चली गई? तुम तो कह रहे थे कि तुम उसे तलाक देने वाले हो। निक ने उसे तुरंत चुप कराया, क्योंकि वो कोई नया तमाशा नहीं चाहता था। उसने एंडी को समझाते हुए चेतावनी दी, फिलहाल इन बातों का वक्त नहीं है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जब तक हालात सुधर नहीं जाते तुम मुझसे दूर रहना और मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। निक ने बातों बातों में एंडी से उस लेडी इनरवेयर के बारे में पूछा जो पुलिस को ऑफिस में मिली थी, लेकिन एंडी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर एंडी को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं निक से उसकी मुलाकात अब कब होगी। एंडी जिद करके निक के साथ हम बिस्तर हो गई और फिर दोनों ने रंगरेलियां मनाते हुए पूरी रात साथ गुजारी। अगली सुबह होते ही निक ने बड़ी सावधानी से एंडी को वापस भेज दिया, लेकिन निक की बदकिस्मती थी कि उसकी बहन मार्गो ने सब कुछ देख लिया था। ये सब देखकर मार्गो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई एमी को धोखा दे रहा था। उसने निक पर बरसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरफ तुम्हारी बीवी गायब है और तुम यहां अश्लील हरकतें कर रहे हो। कौन है ये लड़की और कब से चल रहा है ये सब? निक ने सिर झुकाकर कबूल किया कि एंडी उसकी स्टूडेंट है और उनका यह अफेयर पिछले 1.5 साल से चल रहा है। ये सुनते ही मार्गो का गुस्सा फूट पड़ा। उसने निक को फटकारते हुए कहा, लानत है तुम पर। वहां पूरी दुनिया तुम्हारी बीवी के लिए मातम मना रही है और तुम यहां रंगरेलियां मना रहे हो। अगर ये बात बाहर निकली तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुमने आज टीवी खोलकर देखा भी है? गुस्से में मार्गो ने टीवी ऑन किया तो वहां का नजारा देखकर निक के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर न्यूज चैनल पर निक की वही तस्वीर दिखाई जा रही थी जो उस औरत ने वॉलेंटियर सेंटर के बाहर धोखे से खींची थी। उस मुस्कुराती हुई सेल्फी को दिखाकर न्यूज एंकर चीख चीख कर कह रही थी, अपनी बीबी के गायब होने पर कोई पति इतना खुश कैसे हो सकता है? न्यूज एंकर अब उसे सीधा कातिल घोषित करने पर तुली थी। टीवी स्क्रीन पर एंकर की आवाज गूंज रही थी जो निक के चरित्र की धज्जियां उड़ा रही थी। उसने तीखे शब्दों में कहा, पता नहीं इस मक्कार इंसान को शर्म भी आती है या नहीं। बीवी के गायब होने के बाद दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करने में लगा है। शायद इसी वजह से इसने अपनी बीवी को मौत की नींद सुला दी होगी। निक और मार्गो सन्न रह गए, लेकिन एंकर का हमला अब भी रुका नहीं था। उसने कैमरे की ओर देखते हुए दर्शकों को एक गेस्ट से रूबरू कराते हुए कहा, चलिए अब हम मिलते हैं एक जाने माने बीवियों के कातिल के मसीहा से। उनकी जुबानी हम उनकी निक के बारे में राय जानते हैं, जिसका नाम है टैनर बोल्ट। टैनर बोल्ट कोई आम वकील नहीं था। वो उन पतियों का मसीहा माना जाता था जिन पर अपनी ही पत्नियों के कत्ल का इल्जाम होता था। जब एंकर ने उससे निक के बारे में राय मांगी तो टैनर ने बड़े सधे हुए अंदाज में जवाब दिया, सबसे पहले तो इस शानदार परिचय के लिए शुक्रिया, लेकिन बिना सच्चाई जाने किसी को मुजरिम करार देना सही नहीं है। अगर निक कैमरे के सामने छाती पीट कर रो नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपनी बीवी को खोने का गम नहीं है। अगर मौका मिला तो मैं निक का केस जरूर लड़ूंगा। टैनर की ये बातें सुनकर मार्गो ने निक की तरफ देखा और ताना मारते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हें इसे ही हायर कर लेना चाहिए। तुमने जो ये रायता फैलाया है शायद यही उसे समेट सके। इसके बाद मार्गो ने निक को वापस अपने घर जाने को कहा, क्योंकि अब तक पुलिस और फॉरेंसिक टीम अपनी छानबीन पूरी करके वहां से जा चुकी थी और अब निक अपने घर लौट सकता था। जब निक अपने घर लौटा तो किचन का नजारा देखकर सन्न रह गया।
किचन का वो हिस्सा जहां खून के निशान मिले थे उसे फॉरेंसिक टीम उखाड़ कर ले जा चुकी थी और नीचे फर्श पर केमिकल्स का भारी इस्तेमाल हुआ था। निक ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि जांच करने वाले अब उसके घर के कचरे तक के सैंपल ले रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रोंडा केस की फाइल में उलझी थी। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचा। उसने रिपोर्ट मेज पर रखते हुए कहा, वारदात 4 जुलाई की है। मौके से मिला खून एमी का ही है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। ऐसा लगता है कि किसी भारी डंडे या लकड़ी के फट्टे से उस पर जानलेवा हमला किया गया था। चोट इतनी गहरी थी कि मुझे नहीं लगता कि वो बेचारी उस वार के बाद दोबारा से उठ पाई होगी। एमी की गुमशुदगी के 3 दिन बीत चुके थे। लोग बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठा होकर कैंडल लाइट विजिल कर रहे थे, यानी शोक मना रहे थे। ये जगह निक के बार के ठीक सामने थी। वहां मीडिया के लोग और पुलिस भी मौजूद थी। इस गहमा गहमी के बीच निक एमी के माता पिता के साथ स्टेज पर पहुंचा। उसने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, आज रात यहां आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिन पहले मेरी बीबी गुमशुदा हो गई। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों को कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताइए और प्लीज मेरा विश्वास करें कि मेरी बीबी की गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनका पूरा साथ दे रहा हूं। यहां तक कि मैंने अपने बचाव के लिए कोई वकील भी नहीं रखा है। मैं अपनी बीबी से बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं हमेशा करता रहूंगा। उस भीड़ में निक की गर्लफ्रेंड एंडी भी मौजूद थी। निक के मुंह से अपनी बीबी के लिए प्यार करने वाली बात सुनकर एंडी गुस्से से तिलमिला गई। निक ने अपना भाषण खत्म किया ही था कि तभी पड़ोस में रहने वाली औरत नोएल भीड़ से निकलकर सामने आई और एक सनसनीखेज सवाल कर दिया, तुमने अपनी प्रेग्नेंट बीबी के साथ क्या किया निक? नोएल के इस खुलासे ने वहां धमाका ही कर दिया। सभी लोग सन्न रह गए क्योंकि किसी को भी एमी की प्रेगनेंसी के बारे में खबर नहीं थी। निक ने अब तक बड़ी मुश्किल से हालात संभाल रखे थे, लेकिन एक ही पल में बाजी पलट गई। निक के पास अब कोई जवाब नहीं था। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाला और निक को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गई। कुछ ही देर में निक घर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग इसी पहेली में उलझा था कि आखिर एमी प्रेग्नेंट कब हुई। उसे इस बारे में कोई खबर क्यों नहीं थी। वो अभी इन ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि रोंडा और उसका पार्टनर गिल पूछताछ के लिए घर के अंदर चले आए। रोंडा ने शक की निगाहों से देखते हुए निक से पूछा, सच बताओ निक, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट थी, जैसा कि तुम्हारे उस पड़ोसन ने सबके सामने कहा? निक ने झुंझलाकर जवाब दिया, वो पड़ोसन 1 नंबर की सन की औरत है। एमी तो उसे ठीक से जानती तक नहीं थी। वो भला उसे ये सब क्यों बताएगी? लेकिन रोंडा इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने तुरंत कुछ तस्वीरें निक के सामने रख दी, जिनमें नोएल और एमी साथ हंसती और वक्त बिताती नजर आ रही थीं। तस्वीरें साफ बता रही थीं कि वो दोनों अजनबी नहीं बल्कि बहुत अच्छी सहेलियां थीं। निक ये देखकर सकपका गया और बोला, मुझे इन सब के बारे में सच में नहीं पता। लेकिन अगर नोएल उसकी दोस्त भी थी तो इसका और एमी की प्रेगनेंसी का आपस में क्या कनेक्शन? रोंडा ने उसकी बात काटते हुए सख्ती से कहा, कनेक्शन है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। हमें घर से एमी के यूरिन सैंपल मिले हैं जिसकी रिपोर्ट बस आती होगी, लेकिन मेरे पास और भी सवाल हैं। हमें कुछ अजीब बातों का भी पता चला है। तुम्हारे किचन के फर्श में भारी मात्रा में खून साफ करने की कोशिश की गई है। तुमने एमी के क्रेडिट कार्ड से अंधाधुंध खर्च किए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात कि तुमने हाल ही में एमी के लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की रकम बढ़ा दी है। ये सारी बातें तुम्हारे गंदे इरादों की तरफ इशारा कर रही हैं। एमी के मरने से तुम्हारा फायदा ही फायदा है। अब झूठ बोलना बंद करो और सच बताओ, तुमने एमी के साथ क्या किया निक? निक कोई जवाब देता उससे पहले ही रोंडा के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम थी जिसने बाथरूम में मिले यूरिन सैंपल की रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि एमी सचमुच प्रेग्नेंट थी। जब रोंडा ने यह सच्चाई निक के सामने रखी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे समझ आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसने फौरन अपने तेवर बदले और रोंडा से साफ कह दिया, अब मैं तुमसे बिना वकील के कोई भी बात नहीं करना चाहता। निक को वहीं छोड़कर रोंडा सीधे उसके डैड के घर यानी उस ब्राउन हाउस की तलाशी लेने पहुंची, लेकिन छानबीन के बाद भी वहां उनके हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। ये देख उसके पार्टनर गिल ने झुंझलाकर पूछा, सारे सबूत तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर हम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? इस पर रोंडा ने उसे समझाते हुए कहा,
हम कोई भी फैसला जज्बाती होकर नहीं ले सकते गिल। तुम्हें पता है ना, बिना लाश या कत्ल के हथियार के कोई भी इल्जाम साबित करना कितना मुश्किल होता है। खोजबीन का सिलसिला जारी रखते हुए रोंडा और गिल बेसमेंट में जा पहुंचे। वहां मौजूद एक भट्टी की तलाशी लेने पर उन्हें एक डायरी मिली जिसे जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह खाक नहीं हुई थी। डायरी के पन्ने पलटते ही रोंडा के होश उड़ गए। ये एमी की पर्सनल डायरी थी। उसमें एमी ने निक के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत से लेकर अब तक का पूरा सफर लिखा था। और सबसे डरावनी बात, उसने साफ लफ्जों में लिखा था कि उसे निक से अपनी जान का खतरा है। यह डायरी इस केस का खास सबूत था। वहीं दूसरी तरफ निक ने आखिरकार एमी का क्लू 3 सुलझा लिया। उसमें मार्गो के घर के बाहर बने वुड शेड की तरफ इशारा किया गया था। निक ने जब वहां पहुंचकर वुड शेड का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। वहां वो सारी चीजें मौजूद थीं जिनके बिल पुलिस को क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में मिले थे। महंगे खिलौने और गेमिंग का सामान, और उन सब के बीच रखा था एमी की तरफ से उसका एनिवर्सरी प्रेजेंट। दूसरी तरफ हाईवे पर एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। सच ये था कि एमी गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ पीछे छोड़कर भाग निकली थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं कितनी खुश हूं कि दुनिया की नजरों में अब मैं मर चुकी हूं। फिलहाल तो मैं गुमशुदा हूं, लेकिन बहुत जल्द मुझे मारा हुआ मान लिया जाएगा और इसकी सजा मिलेगी मेरे उस नकारा पति को, जो मेरे कत्ल के इल्जाम में अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेगा। दरअसल एमी ने अपनी मौत का ये पूरा नाटक बेहद शातिराना अंदाज में रचा था। इसके लिए उसने महीनों तक क्राइम नॉवेल्स, टीवी शोज और पुलिस केस फाइलों पर गहरी रिसर्च की थी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसने अपनी भोली भाली पड़ोसन नॉयल से दोस्ती का नाटक किया। नॉयल सचमुच प्रेग्नेंट थी और आसानी से एमी के झांसे में आ गई, जिसका फायदा एमी ने अपने झूठे सबूत तैयार करने में उठाया। एमी का अगला कदम और भी शातिर था। उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम बढ़वा ली और उस पर निक के साइन भी ले लिए, ताकि बाद में पुलिस को लगे कि निक ने उसके इंश्योरेंस की रकम बढ़वाकर उसे पैसों के लालच में मारा है। और फिर भागने के लिए उसने क्रेग्सलिस्ट वेबसाइट से नगद पैसे देकर एक बेहद साधारण सेकंड हैंड कार खरीदी, ताकि डॉक्यूमेंट्स पर उसका नाम ना आए और कोई उसे ट्रैक ना कर सके। इसके बाद उसने अपना सबसे घिनौना दांव खेला। उसने जानबूझकर अपने घर के टॉयलेट का फ्लश खराब कर दिया और अपनी गर्भवती पड़ोसी नॉयल को घर बुलाया। एमी ने उसे खूब सारा नींबू पानी पिलाया ताकि उसे वॉशरूम जाना पड़े। जब नॉयल टॉयलेट गई तो फ्लश काम नहीं कर रहा था, और यही तो एमी चाहती थी। नॉयल के जाते ही एमी ने उस प्रेग्नेंट यूरिन का सैंपल इकट्ठा कर लिया। अब फॉरेंसिक जांच में यही साबित होने वाला था कि एमी प्रेग्नेंट थी, जिससे निक पर दोहरी हत्या का इल्जाम लगता। अंत में अपनी इस झूठी कहानी को और पुख्ता करने के लिए उसने वो डायरी लिखी, जिसमें उसने निक को एक राक्षस की तरह पेश किया। फिर उसने उस डायरी को निक के पिता के घर के बेसमेंट में ले जाकर आधा जला दिया और वहीं छोड़ दिया, ताकि पुलिस को लगे कि निक ने सबूत मिटाने की नाकाम कोशिश की है। एमी ने निक के क्रेडिट कार्ड से ढेर सारे महंगे वीडियो गेम्स और खिलौने खरीदे और उन्हें उस वुड शेड में छिपा दिया। एमी चाहती थी कि दुनिया को यह पता चले कि निक अपने बचकाने शौक पर पैसे उड़ाता था और एक गैर जिम्मेदार पति था। एनिवर्सरी के दिन जैसे ही निक घर से बाहर निकला, एमी अपने काम पर लग गई। उसने लिविंग रूम की सेंटर टेबल तोड़ दी और फर्नीचर उलट पुलट दिया, ताकि ऐसा लगे कि अपहरण से पहले वह हाथापाई हुई है। इसके बाद उसने वो किया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने अपने शरीर से निकला हुआ ढेर सारा खून किचन के फर्श पर बिखेर दिया और उसने जानबूझकर उसे लापरवाही से टिश्यू पेपर से पोंछा, ताकि फॉरेंसिक टीम को खून के निशान आसानी से मिल जाएं और ऐसा लगे कि किसी ने खून साफ करने की कोशिश की है। आखिर में उसने लोहे के सिरे वाली एक रॉड पर अपना खून लगाया, जिसे वो मर्डर वेपन साबित करना चाहती थी, और उसे उन टिश्यू पेपर्स के साथ फायरप्लेस में डाल दिया।
उसने उन्हें पूरी तरह से जलाया नहीं, बल्कि आज जला छोड़ दिया ताकि पुलिस को वो सबूत मिल सके और निक के बचने का कोई रास्ता ना रहे। यह सारा खेल रचने के बाद एमी घर छोड़कर निकल पड़ी। फरार होने के बाद उसका पहला काम था अपनी पहचान मिटाना। उसने अपने बाल काटकर छोटे कर लिए और उन्हें रंग लिया। पहचान पूरी तरह छुपाने के लिए उसने ढेर सारा जंक फूड खाकर अपना वजन बढ़ाया और आंखों पर एक साधारण सा चश्मा चढ़ा लिया ताकि कोई उसे खूबसूरत एमी के रूप में पहचान ना सके। हद तो तब हो गई जब उसने एक हथौड़े से अपने ही चेहरे पर चोट पहुंचाई। एमी का मकसद था लोगों को यह झूठी कहानी सुनाना कि वो अपने एक एब्यूजिव यानी कि मारपीट करने वाले बॉयफ्रेंड से जान बचाकर भाग रही है। इस नए और बदले हुए हुलिये के साथ वो ओजाक शहर के एक रिजॉर्ट में छुपकर रहने लगी। लेकिन उसका प्लान यही खत्म नहीं हुआ था। उसका आखिरी और सबसे खौफनाक इरादा यह था कि जैसे ही निक पूरी दुनिया की नजरों में गिर जाएगा और उसे कातिल मान लिया जाएगा, तब एमी सचमुच नदी में डूबकर अपनी जान दे देगी। इससे निक पर उसकी हत्या का जुर्म साबित हो जाएगा और वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हुए बिताएगा। निक फौरन मार्गो के पास पहुंचा। उसने मार्गो को भी वुडशेड के अंदर का सामान दिखाया। ये सब देखकर मार्गो के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां रखे उस एनिवर्सरी गिफ्ट को उठाकर वे दोनों घर के अंदर ले आए। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। उसमें 2 कठपुतलियां थीं जिनका नाम पंच और जूडी था। जूडी की गोद में एक नन्हा सा बच्चा भी था। इन पुतलों की कहानी के मुताबिक पंच ने अपनी बीबी जूडी को डंडे से पीट पीट कर मार डाला था और साथ में अपने बच्चे को भी। एमी इन खिलौनों के जरिए निक को दुनिया और पुलिस के सामने मिस्टर पंच यानी एक कातिल पति और पिता के रूप में पेश कर रही थी। यह महज एक गिफ्ट नहीं बल्कि पुलिस के लिए एक बना बनाया सबूत था। मार्गो को भी अब तक एमी की चाल समझ आ चुकी थी। उस गिफ्ट के साथ मिले लिफाफे में एक और पहेली थी जो एक धमकी थी कि निक का अब जेल जाना तय है। यह देखकर निक का सब्र टूट गया। उसने मार्गो को बताया, एनिवर्सरी वाले दिन मैं एमी से तलाक मांगने वाला था, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले उसने बड़ी चालाकी से मुझे यह कहकर बाहर भेज दिया कि मैं हमारी शादी के बारे में थोड़ा सोचूं। और जब मैं वापस लौटा तो वो अपने खेल को अंजाम दे चुकी थी। दूसरी तरफ एमी अपनी पहचान छुपाकर जिस रिजॉर्ट में रह रही थी, वहां उसकी मुलाकात ग्रेटा नाम की एक लड़की से हुई। सहानुभूति बटोरने के लिए एमी ने उसे भी अपनी झूठी कहानी सुनाई कि कैसे उसका पति उसे धोखा देता था और उसे प्रताड़ित करता था। ग्रेटा उसकी बातों में आ गई और उसने एमी के लिए गहरा अफसोस जताया। इधर निक अपनी आखिरी उम्मीद लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा और मशहूर वकील टैनर बोल्ट से मिला, वही शख्स जिसने टीवी पर उसकी तरफदारी की थी। निक ने टैनर को शुरू से लेकर अब तक की सारी सच्चाई बता दी। सब कुछ सुनने के बाद टैनर ने साफ लफ्जों में कहा, तुम्हारी बीबी ने गजब की कहानी रची है जिसमें वो सबकी चहेती बन चुकी है और तुम एक विलन। अगर हमें जेल जाने से बचना है तो तुम्हारी बिगड़ी हुई इमेज को सुधारना होगा। फिर उसने एक नई चाल चलते हुए कहा, लेकिन एमी से निपटने के लिए हमें उसके अतीत को खोदना होगा। हमें कोई पिछला विक्टिम ढूंढना होगा जिसके साथ एमी ने पहले भी ऐसा कोई खेल खेला हो। निक ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे एमी के अतीत के कुछ धुंधले किस्से याद आए। उसने टैनर को जानकारी देते हुए कहा, एक शख्स है टॉमी ओहारा जो यहीं न्यूयॉर्क में रहता है। करीब 8 साल पहले एमी ने उस पर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया था। और दूसरा शख्स है सेंट लुई का जो कॉलेज के दिनों में उसका बॉयफ्रेंड था। ब्रेकअप के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन एमी ने सबको यही बताया कि वो एक स्टॉकर था और उसका पीछा किया करता था। टैनर ने बिना वक्त गवाए अपनी रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया और पल भर में टॉमी ओहारा का नंबर निकालकर निक के सामने रख दिया। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने कहा था ना, तुम एकदम सही आदमी के पास आए हो। अब जाओ टॉमी से मिलो और पूरी सच्चाई पता करो। टैनर के कहने पर निक टॉमी से मिलने बार में गया। टॉमी ने अपने पुराने जख्मों को कुरेदते हुए सारी सच्चाई बताई। उसने मुझ पर 1st डिग्री फेलिनी रेप का इल्जाम लगाया था, यानी दरिंदगी के साथ बलात्कार। हमारी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। वो मुझे बेहद खूबसूरत, सुलझी हुई और पढ़ी लिखी लगी, लेकिन जैसे ही हम करीब आए उसने मुझे जकड़ लिया। वो मुझे अपनी कठपुतली की तरह नचाना चाहती थी। उसकी इस सनक से तंग आकर मैंने उससे दूरी बना ली। उसने गहरी सांस ली और बताया,
पर एक दिन वो अचानक मेरे घर आ गई और जबरदस्ती हम बिस्तर होने की जिद करने लगी। मैं भी बह गया। उसके अगले दिन सुबह मेरे दरवाजे पर पुलिस थी। एमी की कलाइयों पर रस्सियों के निशान थे और बेड पर रस्सियां बंधी थी। उसने सीन ऐसा क्रिएट किया था जैसे मैंने उसे बांधकर जानवरों की तरह उसका रेप किया हो। आखिर में टॉमी ने निक को आगाह करते हुए कहा, कल रात मैंने न्यूज पर तुम्हें देखा। सच कहूं तो उस औरत ने रेप और मौत का नाटक करने में महारत हासिल कर ली है। संभल कर रहना, उससे निपटना आसान नहीं है। टॉमी से मिलने के बाद निक सीधे डेजी कॉलिंग्स के पास पहुंचा, वही अमीरजादा जो कॉलेज के दिनों में एमी का प्रेमी था। निक ने डेजी के सामने वो खत लहराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा पता इस चिट्ठी से मिला जो तुमने मेरी बीवी को लिखी थी, लेकिन घबराओ मत, मुझे तुम्हारी प्रेम कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। निक ने सीधे मुद्दे की बात की। एमी ने तुम पर इल्जाम लगाया था कि तुमने उसे धमकाया, उसका पीछा किया और यहां तक कि उसके बिस्तर पर तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असलियत क्या है? लेकिन डेजी के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो आज भी एमी के प्यार में अंधा है। उसे निक का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने एमी के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया और निक के मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। टीवी स्क्रीन्स पर अब भी निक और एमी का मुद्दा छाया हुआ था। न्यूज एंकर ने निक की पड़ोसन नोएल को लाइव शो में बुलाया था, जहां एक तरफ नोएल रोते हुए एमी की तारीफों के पुल बांध रही थी, वहीं एंकर उन बातों का इस्तेमाल आग में घी डालने के लिए कर रही थी। मार्गो भी ये सब देख रही थी। उसने तुरंत निक को फोन लगाया और पूछा, निक, क्या तुमने टैनर से बात की? क्या वो हमारा केस लड़ने को राजी है? निक ने दबी आवाज में कहा, हाँ वो तैयार है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है, पूरे $1,00,000। मार्गो ने बिना एक पल की देरी किए कहा, पैसों की चिंता मत करो, मेरी सेविंग्स और घर पर लोन लेकर इंतजाम हो जाएगा। टीवी पर एंकर का जहर उगलना जारी था। अब एंकर ने सारी हदें पार कर दी। उसने कहा, निक ने अपने अल्जाइमर से पीड़ित बाप को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है और साल में बमुश्किल एक बार उनसे मिलने जाता है। और फिर उसने आगे कहा, इतना ही नहीं, ये निक अपनी बहन के साथ मिलकर वही बार चलाते हैं जो एमी ने उन्हें खरीद कर दिया था, और सूत्रों का कहना है कि दोनों भाई बहन का रिश्ता जरूरत से ज्यादा ही गहरा और अजीब है। न्यूज एंकर ने भाई बहन के करीब होने की बात पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। स्क्रीन पर कुछ ऐसी फुटेज चलाए जा रहे थे जिन्हें दिखाकर उन दोनों का रिश्ता सचमुच नाजायज और अजीब साबित करने की कोशिश की जा रही थी। यह देखकर निक और मार्गो का खून खौल उठा। दूसरी तरफ टीवी पर यह तांडव देख एमी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। अब उसने अपना आखिरी और सबसे घातक दांव चला। उसने पहचान छुपाकर पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन किया और कहा, मैंने मार्गो के घर के बाहर कुछ अजीब चीजें देखी हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को फौरन वहां बने वुडशेड की जांच करनी चाहिए। अगले दिन टैनर बोल्ट खुद निक के घर जा पहुंचा। निक ने उसे पूरा माजरा समझाया कि किस तरह एमी ने ट्रेजर हंट के क्लूज का इस्तेमाल करके उसे फंसाया है। सारी बातें गौर से सुनने के बाद टैनर ने एक बहुत अहम सवाल पूछा, ठीक है, तुम्हारे ऑफिस से इनरवियर मिला, वुडशेड से वो सारे खिलौने और गिफ्ट मिल गए, लेकिन तुम्हारे पिता के घर से पुलिस को क्या मिला? क्या तुमने इस बारे में पता किया? टैनर की बात सुनकर वो तीनों फौरन निक के डैड के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी उम्मीदें टूट गईं। पुलिस ने उस घर को क्राइम सीन बनाकर पूरी तरह सील कर दिया था। अंदर घुसने का मतलब और कोई नई मुसीबत मोल लेना था। पीली टेप देखकर टैनर ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है पुलिस के हाथ कुछ तो ऐसा लग चुका है जो तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर बन सकता है। इसके बाद आगे का प्लान बनाने के मकसद से वे तीनों नजदीकी कैफे में जा बैठे। वहां टैनर ने निक की आंखों में देखते हुए सीधे मुद्दे की बात की, सुनो निक, तुम्हारी एक और बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एंडी। वो एक चलते फिरती टाइम बॉम्ब है। अगर वो तुमसे जरा भी नाराज हुई तो किसी भी पल पुलिस या मीडिया के सामने जाकर तुम्हारे खिलाफ मुंह खोल देगी। इससे पहले कि वो ऐसा करे, हमें खुद जाकर पुलिस को एंडी और उस वुडशेड के बारे में सब कुछ सच सच बता देना होगा। उसने मार्गो की तरफ इशारा करते हुए चेतावनी दी, अगर ये राज पुलिस ने खुद खोला तो उस वुडशेड की वजह से मार्गो भी बुरी तरह फंसेगी, चूंकि वो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। पुलिस उसे तुम्हारा साथी मानकर जेल में डाल देगी। हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। अंत में टैनर ने अपना प्लान बताया, जब तक तुम पुलिस को ये बता रहे होगे, हम
एमी को ढूंढने का काम करेंगे। मेरे पास 2 एक्स सीक्रेट सर्विस एजेंट हैं जो पाताल से भी उसे ढूंढ निकालेंगे। रात में एमी ग्रेटा और जेफ के साथ मिनी गोल्फ खेल रही थी। उसी दौरान उसकी कमर से नोटों का बैग गिर पड़ा। पैसों की गड्डियां देख ग्रेटा और जेफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी ललचाई नजरें देखकर एमी समझ गई कि वो दोनों अब उसके लिए खतरा बन सकते हैं। अगले दिन मार्गो और टैनर निक के पास पहुंचे। मार्गो ने सीधे कहा, टैनर के पास एक बेहद बुरा आइडिया है, तुम खुद ही सुन लो। टैनर ने अपना प्लान समझाया। तुम्हें शैरन शीबर के टॉक शो पर जाकर एंडी के साथ अपने अफेयर का सच कबूलना होगा। एंडी कभी भी मुंह खोल सकती है। अगर तुम पहले सच बोलकर अपनी गलती मान लोगे तो लोग तुम्हारी हिम्मत देखकर नफरत करने की बजाय सहानुभूति रखने लगेंगे। शो के 1 करोड़ दर्शक हैं, हम पूरी बाजी पलट सकते हैं। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए तैयार करूंगा। दूसरी तरफ एमी रिजॉर्ट छोड़ने की तैयारी में थी और हर जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा रही थी। तभी ग्रेटा और जेफ दरवाजे पर आ धमके। दरवाजा खोलते ही ग्रेटा ने सवाल किया, क्या तुम कहीं जा रही हो? एमी ने बहाना बनाया, नहीं बस थोड़ी सफाई कर लेती हूं। उसके बाद वे बिना कुछ पूछे जबरदस्ती अंदर घुस आए। वे समझ चुके थे कि एमी की कहानी झूठी है और वो कानून से छुप रही है। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने एमी के सारे पैसे छीन लिए और रफूचक्कर हो गए। एमी बेबस थी। वो पुलिस को नहीं बुला सकती थी क्योंकि वो खुद भगोड़ी थी। बिना पैसों के अब रिजॉर्ट में रुकना नामुमकिन था, इसलिए उसे मजबूरन खाली हाथ वहां से निकलना पड़ा। टैनर टॉक शो के लिए निक को सख्त ट्रेनिंग दे रहा था। रिहर्सल के दौरान जैसे ही निक के चेहरे पर बनावटी मुस्कान या झुंझलाहट आती, टैनर उस पर गमी बियर फेंक मारता। उसका मकसद साफ था कि निक की हर बात जनता को सच्ची लगनी चाहिए। आखिरकार निक ने सही राह पकड़ी और फैसला किया कि वो दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल करेगा कि उसने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की और उसे धोखा दिया। टैनर ने खुश होकर कहा, बस यही चाहिए, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। दूसरी ओर पाई पाई को मोहताज एमी सड़कों पर भटक रही थी। हताशा में उसे अपने पुराने आशिक डेजी कॉलिंग्स का ख्याल आया, जो आज भी उसके प्यार में पागल था। उसने जेब से बचे कुछ सिक्कों से उसे फोन मिलाया। खबर मिलते ही वो दीवाना तुरंत दौड़ा चला आया। एमी ने फौरन अपना पैतरा बदला और डेजी को देखते ही उसे याद करने और माफी मांगने का ढोंग करने लगी। एमी ने रोने का नाटक करते हुए उसे एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उस पागल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा तो वो मुझे जान से मार देगा, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन भागम भाग में मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं इतना डरी हुई थी कि किसी को कुछ बता भी नहीं पाई। उसने डेजी को बताया कि वो अब दुनिया के सामने नहीं जा सकती, वरना लोग निक की बजाय उसी को गलत समझेंगे। डेजी ने तुरंत उसे सहारा दिया और कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे लेक हाउस में बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। उसी दौरान लाइव टीवी पर एंडी ने आकर एक नया धमाका कर दिया। उसने दुनिया के सामने निक के साथ अपने रिश्ते का कबूलनामा किया और रोते हुए कहा कि शायद उसी वजह से निक ने एमी की हत्या की है। शो में मौजूद एमी के माता पिता ये सुनकर टूट गए। अब उन्हें यकीन हो चला था कि निक ही उनकी बेटी का असली कातिल है। डेजी एमी को लेकर अपने शानदार लेक हाउस में पहुंचा। वो घर वाकई आलीशान था और हर तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस था। उसने एमी को पूरा घर दिखाते हुए तसल्ली दी, यहां तुम्हारे ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है। फिर उसने बताया, इस घर के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए अगर कोई भी यहां आता है या जाता है तो वो फौरन पकड़ में आ जाएगा। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहां पूरी तरह से सुरक्षित हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ निक टॉक शो के लिए पूरी तरह तैयार था और शैरन भी उसके घर पहुंच चुकी थी। तभी उन्होंने टीवी पर एंडी का बयान देखा। बाजी उनके हाथ से लगभग फिसल चुकी थी। फिर भी निक ने पीछे न हटने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके पास इंटरव्यू देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। रात के वक्त जब शैरन का शो टीवी पर आया तो सभी लोग टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। एक तरफ निक और मार्गो अपनी सांसें थामे बैठे थे, तो दूसरी तरफ एमी और डेजी भी निक के बयान सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शो में शैरन ने सीधा सवाल दागा, क्या आपने अपनी बीवी का कत्ल किया है? निक ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उसने अपनी पत्नी से बेवफाई की है, तो निक ने बिना कोई बहाना बनाए अपना जुर्म कबूल कर लिया। निक ने कहा, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकसूर हूं। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, अपने रिश्ते को गाली दी है।
मैं एक बहुत अच्छी पत्नी का एक बहुत घटिया पति साबित हुआ। मैं माफी के लायक नहीं हूं, पर इस वक्त मैं बस उसे सुरक्षित वापस चाहता हूं। फिर उसने सीधे कैमरे की ओर देखते हुए कहा, एमी, आई लव यू। तुम्हारे जैसी कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखने में लगा दूंगा। बोलते बोलते निक की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि यह सब उसका नाटक भर था। दूसरी तरफ एमी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो डेजी को बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। डेजी ने तुरंत टोकते हुए कहा कि उसे निक को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एमी ने कहा उसे सोचने के लिए अभी थोड़ा वक्त चाहिए। डेजी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने खींचते हुए कहा, पूरे 20 साल तुमने मुझे इंतजार कराया एमी, और इतने साल बाद कल रात तुम मेरे पास आई, मुझे चुना। अब सोचने का नहीं, सही फैसला लेने का वक्त है। एमी ने रोने का नाटक करते हुए कहा कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है कि उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। इस पर डेजी ने कहा, कल से मैं भी यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। उधर निक का टॉक शो टीवी पर अभी खत्म ही हुआ था कि डिटेक्टिव रोंडा अपनी टीम के साथ मार्गो के घर आ धमकी। उसने सीधे घर के बाहर बने वुड शेड पर छापा मार दिया। निक ने मार्गो से कहा, जल्दी टैनर को फोन लगाओ। इससे पहले कि मार्गो कुछ कर पाती, पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। निक और टैनर पुलिस स्टेशन पहुंचे। मार्गो को छुड़ाने के लिए निक का बयान देना बहुत जरूरी था। टैनर ने उसे समझाया, हम रोंडा को कम से कम बताएंगे, बिना लाश और कत्ल के हथियार के वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन निक ने सच बोलने की ठान ली थी। रोंडा ने उससे पंच और जूडी डॉल और डायरी के बारे में कड़े सवाल पूछे। निक ने हर सवाल का सच सच जवाब दिया। तभी फॉरेंसिक टीम अंदर आई। उनके हाथ में वो लोहे की रॉड थी जो फायरप्लेस में रखी थी और उस पर एमी का खून लगा हुआ था। रोंडा को अब पक्का सबूत मिल चुका था। उसने तुरंत निक को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन टैनर ने किसी तरह निक की जमानत करवा दी, लेकिन बाहर भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि आखिरकार निक ही कातिल निकला था। भीड़ से बचते हुए जब वे बाहर निकले तो मार्गो ने पूछा, टैनर, तुमने अपने जासूस एमी के पीछे लगाए थे, क्या कुछ पता चला? टैनर ने निराश होकर कहा, मेरे खास आदमी उसके पीछे लगे, पर वो तो जैसे हवा में गायब हो चुकी है। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ एमी के दिमाग में एक नई खिचड़ी पक रही थी। डेजी उसी के साथ रहने आ गया था। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एमी ने उसे पकड़कर किस करना शुरू कर दिया और इस बीच जोर से उसका होंठ काट लिया। डेजी को समझ पाता उससे पहले ही एमी ने उसकी शर्ट बाहर खींच दी और बाल बिगाड़ दिए। बेचारे डेजी को लगा कि एमी रोमांटिक होकर बस उसे छेड़ रही है। जैसे ही डेजी बाहर निकला, एमी ने फौरन अपने पैर पर पट्टी बांधी और अपनी नाइटी के निचले हिस्से पर रेड वाइन गिरा ली ताकि वो खून जैसा दिखे। फिर वो जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे की रेंज में आई और जमीन पर रेंगते हुए ऐसे रोने लगी जैसे उसके साथ कोई ज्यादती हुई हो। उधर जब डेजी घर से बाहर निकला तो उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। शर्ट बाहर थी, बाल बिखरे थे और होंठ से खून रिस रहा था। देखने वालों को यही लगा कि उसने अभी अभी एमी के साथ जबरदस्ती की है। एमी ने अब डेजी को बर्बाद करने का पूरा जाल बिछा लिया था। रात को जब डेजी घर लौटा तो एमी पहले से तैयार थी। वो डेजी को अपने बिस्तर तक ले आई और उसे जन्नत की सैर कराने लगी। जब डेजी पूरी तरह मदहोश हो गया तभी एमी ने तकिए के नीचे छुपाया हुआ बॉक्स कटर निकाला और एक झटके में उसका गला काट दिया। डेजी तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गया। एमी का खौफनाक प्लान कामयाब हो चुका था। अगली सुबह निक सोफे पर सो रहा था, तभी बाहर हो रहे शोर से उसकी आंखें खुल गईं। वो दौड़कर बाहर आया तो देखा एक कार उसके घर के सामने रुकी है। दरवाजा खुला तो अंदर से एमी निकली जो ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ थी। निक सन्न रह गया। एमी लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ी और सीधे उसकी बाहों में आ गिरी। एमी की खराब हालत देखकर उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के थोड़ी देर बाद जब पुलिस उसका बयान लेने पहुंची तो एमी ने अपनी नई झूठी कहानी बतानी शुरू की। उसने आंखों में आंसू भरते हुए बताया, हमारी एनिवर्सरी के दिन डेजी अचानक मेरे घर आ गया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला उसने मुझे धक्का देकर पकड़ लिया। मैं खुद को बचाने के लिए किचन की तरफ भागी, लेकिन उसने मुझ पर डंडे से वार किया और बेहोश करके अपने साथ ले गया। उसने मुझे वहां कैद कर रखा था। हर रोज मुझे टॉर्चर किया, मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी रूह को तार तार कर दिया। एमी ने खुद को चोट पहुंचाकर अपनी ऐसी हालत बना ली थी कि मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप और टॉर्चर की बात साबित हो गई।
उसकी कहानी इतनी दर्दनाक थी कि पुलिस वालों का दिल दहल गया और उन्होंने उसे बीच में ही और कुछ भी बताने से रोक दिया। लेकिन डिटेक्टिव रोंडा को अब भी दाल में कुछ काला लग रहा था। उसे एमी की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। रोंडा ने तीखा सवाल दागा, तुमने उस डंडे का जिक्र किया जिससे तुम्हें मारा गया था, लेकिन वो तो मार्गो के घर वाले वुडशेड में होना चाहिए था। वो डेजी के पास कैसे आया? और तुम्हारी डायरी कहती है कि निक तुम्हें टॉर्चर करता था, जबकि तुम्हारी ही क्रेडिट कार्ड से उन चीजों की शॉपिंग हुई। आखिर हम सच कैसे माने? एमी ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया, डायरी में लिखा हर बात सच है। निक बच्चे नहीं चाहता था और हम पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वुडशेड में मिला वो सारा सामान निक ने ही मेरे कार्ड से खरीदा था और मार्गो के घर छिपाया था। इसी बात पर हमारे झगड़े होते थे। और रही डंडे की बात, तो वो मेरे घर पर ही पड़ा रह गया था। जब डेजी ने मुझे धक्का दिया तो मैंने बचाव में वो डंडा उठा लिया था, लेकिन उसने मुझसे वो डंडा छीनकर उल्टा मुझ पर ही वार कर दिया। रोंडा ने फिर पूछा, तो फिर तुमने वो बंदूक खरीदने की कोशिश क्यों की थी? इस पर एमी ने एक और झूठ बोला कि वो अपने हालात से इतनी डरी हुई थी कि उसे खुद होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। एमी ने फिर रोंडा पर पलटवार करते हुए तंज कसा, अगर मैं सही वक्त पर भागकर नहीं आती तो तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से मेरा पति बेमौत मारा जाता। मैंने हिम्मत दिखाई, वरना मैं आज भी उस दरिंदे के बिस्तर पर रस्सियों से बंधी उसकी हवस का शिकार बन रही होती। यह सुनकर सीनियर ऑफिसर्स का दिल पसीज गया। उसने कहा, हैमी, आपने गजब की हिम्मत दिखाई है। अब सब कुछ आईने की तरह साफ है। हम पूछताछ यहीं बंद करते हैं। बस इतना बताइए कि आप अपने पति के घर वापस जाने में सुरक्षित महसूस करेंगी? जवाब में एमी वार्ड के बाहर खड़े निक की तरफ देखकर मुस्कुराई। निक ने भी बेबस होकर उसे एक झूठी मुस्कान दी। उधर रोंडा अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो समझ चुकी थी कि एमी ने कितना बड़ा खेल खेला है, लेकिन अब उसके हाथ बंधे थे। एमी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। दुनिया की नजरों में वो एक सताई हुई अबला थी और निक उसका सहारा। देखते ही देखते दोनों परफेक्ट कपल और स्टार बन चुके थे। घर पहुंचते ही निक ने तल्खी से कहा, अब ये नाटक बंद करो। एमी ने जवाब दिया, मैं नाटक नहीं कर रही। टीवी पर मैंने जिस निक को देखा था वो वही इंसान था जिससे मुझे प्यार हुआ था। निक ने कहा, मैंने सिर्फ वही कहा जो तुम सुनना चाहती थी। एमी मुस्कुराई, इसलिए तो मेरा दिल पिघल गया। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझते हो। जब निक ने उससे असली सच जानना चाहा तो एमी ने उसे कपड़े उतारकर बाथरूम में आने का इशारा किया। उसे शक था कि कहीं निक ने पुलिस के लिए अपने कपड़ों में कोई माइक तो नहीं छुपा रखा है। निक कपड़े उतारकर बाथरूम में आया और सीधे बोला, तुम एक कातिल हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। एमी ने कहा, लोगों की नजर में मैं एक सताई हुई औरत हूं। मेरे साथ जबरदस्ती हुई है और मैं मरते मरते बची, पर फिर भी मैं हालातों से लड़कर अपने पति के पास लौटी। अगर इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे चाहने वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। एमी की इस धमकी की वजह से निक भी सोचने पर मजबूर हो गया। वो डर गया कि सन की एमी पता नहीं कब क्या कर दे। कुछ दिनों बाद एमी ने निक को एक गिफ्ट दिया। निक ने जैसे ही डब्बा खोला, अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट का इक्विपमेंट दिखा जिसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिख रही थी। ये देखकर निक गुस्से से बौखला गया, क्योंकि उसने कई महीने से एमी को छुआ तक नहीं था। एमी ने बताया कि जब वे शुरुआती दिनों में बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे तो एमी को मां बनने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए निक ने बाद के लिए अपने स्पर्म को फर्टिलिटी सेंटर में जमा करवा दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से एक पोस्ट निक के पास आया जिसमें उससे पूछा गया था कि उसे अपने स्पर्म सैंपल हटाना है या उसे अभी भी प्रिजर्व रखना है। निक ने उस पोस्ट को फेंक दिया था। एमी ने मौका पाकर उस पोस्ट को देख लिया और चुपके से फर्टिलिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। एमी वहां जाकर निक के स्पर्म का इस्तेमाल करके टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए मां बन गई। एमी के मां बन जाने से निक अब पूरी तरह से उसके शिकंजे में फंस चुका था। फिर दोनों ने लाइव टीवी पर अपने खुशहाल रिश्ते की झूठी कहानी सुनाई। जब निक ने बताया कि वे मां बाप बनने वाले हैं तो दुनिया खुशी से झूम उठी। मार्गो अपने भाई को इस जाल में फंसते हुए देखकर टूट गई थी, लेकिन वो भी बेबस थी। निक के पास अब जिंदगी भर एमी की कैद में रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। जा चुकी लड़की वापस आ चुकी थी और निक को हमेशा हमेशा के लिए अपने शिकंजे में जकड़ चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।